हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था आपका टॉपिक, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस और लिमिटेशन से पहले हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना है, एंड दैट टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। जल्दी से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। स्वॉट एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्या लेने हैं, डिसीजन, तो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन से पहले आपको दो तरीके के एनवायरमेंट को क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। सर वो दो एनवायरमेंट कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जब भी आप इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे तो आपको दो चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आप दो चीज एनालाइज करेंगे, वन इज अपॉर्चुनिटी एंड वन इज थ्रेट। जब आप इन चारों चीजों को अलग अलग क्या कर लेंगे, एनालाइज करेंगे, तो बेटा ये क्या बन जाता है? स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ क्या होता है? आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस क्या होती है? आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? फेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। और थ्रेट क्या होता है? अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। ठीक है, हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और वीकनेस को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। जब वीकनेस क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं? कोप अप कर सकते हैं। दैट इज, वीकनेस को मिनिमाइज करके हम थ्रेट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं? कोप अप। याद है यहां तक? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा बेनिफिट्स। वापस बोल रहा हूं, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट सुन लो ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन भी 5 नंबर का आ सकता है, आया भी हुआ है। इसके अलावा बेनिफिट्स से एमसीक्यू भी है। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन पे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो वापस से मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है 5 नंबर का। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से आपके मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू भी गिवन है, एज वेल एज, अगर मैं बात करूं, एज वेल एज बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और लिमिटेशंस, इन पे एक एमसीक्यू, इन पे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी गिवन है। तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपके मॉड्यूल ने क्या करा? बेनिफिट्स को पढ़ाने से पहले आपके मॉड्यूल ने एक छोटा सा पैराग्राफ बताया है, और वो छोटे से पैराग्राफ में आपके मॉड्यूल ने जो बताया है उस पे एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए मुझे वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो बेनिफिट्स से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट, मुझे ये सोच के बताओ बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन को, सिंपल सा मतलब, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट एज वेल एज इंप्लीमेंट करना पड़ता है? आंसर यस या नो? दैट इज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी बनानी भी पड़ती है, एज वेल एज स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट। सर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अपने आप को क्या नहीं करवा पाएगी? सरवाइव नहीं करवा पाएगी। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं मिलेगा? सक्सेस। मुझे एक बात सोच के बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर आप स्ट्रैटेजी बनाते होगे, आंसर यस या नो? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते होगे, आंसर यस या नो? क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे नहीं, जब तक हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या नहीं कर पाएगी? सरवाइव नहीं कर पाएगी। और जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं करेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं मिलेगा? सक्सेस। तो एक बात याद रखना, पहला पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहला पॉइंट यह है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लीज सुन लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, इसका मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेटा एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना पड़ता है? स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, और बनाने के साथ साथ स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट। जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाएगी नहीं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर पाएगी? सरवाइव नहीं कर पाएगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाई तो उसको क्या नहीं मिलेगा? सक्सेस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं
क्यों क्यों कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा कैसा, हॉस्टाइल। इसका मतलब एनवायरमेंट फ्रीक्वेंट क्या होता है, चेंज। तो एनवायरमेंट चेंज होता है तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज। इसका मतलब एनवायरमेंट के चेंज होते ही हमें अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है, चेंज करके नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और नई स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट। तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, सर्वाइवल। सर्वाइवल के साथ साथ क्या मिलेगा, सक्सेस। तो पहला पॉइंट सुन लो, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आंसर यस या नो। हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी क्यों बनाएगा, क्योंकि दो चीजें क्या करनी है, अचीव। पहली चीज सर्वाइवल, और अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए तो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, सक्सेस। सक्सेस की जगह कई बार आपका मॉड्यूल क्या लिख देता है, ग्रोथ। तो याद रखना हर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है दो रीजन की वजह से, ठीक है। अब इसके आगे सुन लो, एक वापस एक बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट का नाम क्या है बेटा, चार्ल्स डार्विन। सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं जो एक्चुअल में एमसीक्यू है। एक बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बोला था, क्या बोला था, उन्होंने बोला वो स्पीशीज, ध्यान से सुनना, वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वापस, वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्पीशीज ही क्या कर पाती हैं बेटा, सरवाइव कर पाती हैं। सर ये क्या मतलब हुआ, एक बायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजिस्ट बोल रहा हूं, एक बायोलॉजिस्ट है, नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, क्या स्टेटमेंट बोली, कौन सरवाइव कर पाएगा, कौन सरवाइव कर पाएगा, वो स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा जानवर है या कौन सा ऐसा, दैट इज पूरे सब कुछ एनिमल्स की बात करता हूं, कौन सा ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज, अगर मैं बात करूं कौन सरवाइव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉग और बात करूं लॉइन की, तो कौन सा ऐसा जानवर है जो सरवाइव कर पाएगा, दैट इज लॉइन, डॉग को कर देगा काम। ऐसी, इसका मतलब इन्होंने ये बोला वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग, सिर्फ वही स्पीशीज क्या कर पाती है, सरवाइव। अब सुनो, इसी लाइन को बिजनेस में कैसे अप्लाई किया, बिजनेस में कैसे अप्लाई किया, देखो वो बोल रहे हैं कि वो बिजनेस जो अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो ही बिजनेस क्या कर पाएगा, सिर्फ सरवाइव कर पाएगा। और उसी बिजनेस को क्या मिलेगा बेटा, उसी बिजनेस को क्या मिलेगा, सक्सेस। तो सुनो, बिजनेस जो अपने आप को क्या करता है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज, वही बिजनेस क्या कर पाएगा, सरवाइव, और उसी बिजनेस को क्या मिलेगा, सक्सेस। ऐसे बिजनेस को, वापस ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस। सुन लो प्लीज, इन्होंने स्टेटमेंट कहां से उठाई, मुझे बताओ, कौन सा ऐसा जानवर है जो सरवाइव कर पाएगा, जो सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, बिजनेस की टर्म्स में स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है वो बिजनेस जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, चेंज। सिर्फ वही बिजनेस क्या कर पाएगा, सरवाइव, और उसी बिजनेस को क्या मिलेगा, सक्सेस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, रिलायंस के पास बहुत पैसा है, रिलायंस के पास बहुत पैसा है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के क्या मैं ये कह सकता हूं रिलायंस बहुत स्ट्रांग है, नहीं कह सकता। स्ट्रांग का मतलब पैसे से नहीं है, स्ट्रांग का मतलब बड़ी कंपनी से नहीं है, स्ट्रांग का मतलब है वो बिजनेस जो अपने आप को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट बिजनेस इज नोन एज स्ट्रांग। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे स्ट्रांग का मतलब क्या था, चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग, जो पावरफुल एनिमल है वही क्या कर पाएगा, सरवाइव। यहां पे पावरफुल किस टर्म्स में बोला था, एनिमल की पावर के बेसिस पे, लेकिन यहां पे बिजनेस में किस बिजनेस को बोल रहे हैं, पावरफुल। पावरफुल मतलब कौन सा बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, वो बिजनेस जिसके पास ज्यादा पैसा है वो नहीं, वो बिजनेस जो अपने आप को क्या करता है, चेंज, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस बिजनेस को बोलते हैं स्ट्रांग बिजनेस। आई होप समझ आ गई लाइन। तो एक बात याद रखना, एमसीक्यू आएगा,
कौन से बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बिजनेस बोलते हैं? जिस बिजनेस के पास ज्यादा फाइनेंस है। आंसर यस या नो? वो बिजनेस जिसके पास बहुत ज्यादा फाइनेंस है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते। यहां पे स्ट्रॉन्ग का मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है? जो अपने आप को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, उस बिजनेस को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस ही क्या कर पाएगा? सर्वाइव। और अगर वो सर्वाइव कर गया तो उसको क्या मिलेगा? सक्सेस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या नोकिया को मैं ये बोल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ फोन, इन टर्म्स ऑफ फोन, क्या नोकिया को मैं स्ट्रॉन्ग बोल सकता हूं? इन टर्म्स ऑफ फोन क्या नोकिया कंपनी स्ट्रॉन्ग है? क्यों नहीं है? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। तो मुझे सोच के बताओ, नोकिया को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि नोकिया किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, नोकिया के फोन बिकते हैं? नहीं। तो नोकिया क्या नहीं कर पाई? सर्वाइव इन टर्म्स ऑफ फोन। दूसरा एग्जांपल मुझे एक बार बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मेरा बिजनेस है, सुन लो, मेरा बिजनेस है, मैं एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सब स्टूडेंट हो, आप सबकी डिमांड है कि कोई भी आपका लेक्चर छूटता है तो आपको क्या मिले? उसका बैकअप। अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं कर रहा। पहला पॉइंट, क्या चेंज हो रहा था? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से क्या निकल के आ रहा था? एक कि डिमांड क्या निकल रही थी कि आपको क्या प्रोवाइड कराने चाहिए? बैकअप लेक्चर प्रोवाइड कराने चाहिए या ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कराने चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को क्या नहीं कर रहा? चेंज। तो मुझे बताओ, मेरे बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बिजनेस बोलेंगे? नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा मैं अपने बिजनेस को क्या नहीं करा पाऊंगा? सर्वाइव। और जब सर्वाइव नहीं करा पाऊंगा तो क्या नहीं मिलेगा? सक्सेस। तो इन्होंने बेनिफिट से पहले एक पॉइंट समझाया है। पहला पॉइंट, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनानी पड़ती है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और उसको क्या करना पड़ता है बेटा? इंप्लीमेंट। सर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को क्या करवाना है? सर्वाइव करवाना है। और सर्वाइवल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ग्रोथ। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कैसा है? हॉस्टाइल। इसके बाद इन्होंने बोला, एक पर्सन है, क्या नाम है उनका? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बोला एक स्टेटमेंट, क्या बोला? वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग, उसको बोलेंगे हम, दैट इज वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही स्पीशीज क्या कर पाती है? सर्वाइव। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब बिजनेस में क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब बिजनेस में है वो बिजनेस जो अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के बोल सकता है, क्या मेरे बिजनेस के पास बहुत पैसा है तो मेरा बिजनेस स्ट्रॉन्ग कहलाएगा? मेरा बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, क्या मेरा बिजनेस स्ट्रॉन्ग कहलाएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? अपने बिजनेस को क्या करो? चेंज करो एज पर दी एनवायरमेंट, तभी आपका बिजनेस क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग। आई होप इतना क्लियर है। पहले इतना लिखो, बेनिफिट्स के अंदर ही लिखने हैं ये पॉइंट। तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर बेटा, ये वापस बोल रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें समझाए हैं बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर बेनिफिट्स पढ़ाऊंगा एक एक करके। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड दियर इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड दियर इंप्लीमेंटेशन। Formulation of strategies and their implementation have become essential. क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है? तो ये बोल रहा है, formulation of strategies and their implementation have become essential for all organizations. For all organizations. और क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है बेटा? सर्वाइव। और क्या चाहिए? सक्सेस। तो ये बोल रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। आगे लाइन समझ, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनानी पड़ेगी?
स्ट्रैटेजी साथ साथ उनको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, सरवाइव करना है अपने आप को, और क्या चाहिए उनको, ग्रोथ। इसके बाद फुल स्टॉप क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक बायोलॉजिस्ट है, नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोली, जो स्पीशीज क्या है, स्ट्रॉन्ग, वही क्या करती है, सरवाइव। यहां पे स्ट्रॉन्ग का मतलब स्पीशीज के अकॉर्डिंग तो पावरफुल था, लेकिन इसी स्टेटमेंट का बिजनेस में मतलब क्या है, वो बिजनेस जो अपने आप को क्या करता है, चेंज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। स्टेटमेंट डबल कोट्स में लिखना, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डबल कोट्स में लिखना है इस लाइन को। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट थी, ये किसने प्रपोज की थी, प्रपोज की जगह वर्ड आ गया प्रोपोगेटेड। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन, एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन। Survival of fittest as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival। याद रखना, एक ही प्रिंसिपल है सर्वाइवल का। क्या प्रिंसिपल है, आप अपने आप को क्या करते रहो, चेंज करते रहो एज पर दी चेंज इन दी एनवायरमेंट। तो ये बोला इन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल। आगे कंटिन्यूएशन में लिखना, कॉमा वेयर। अब फिटेस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे फिट का मतलब क्या है, फिट का मतलब या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फिट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, जो अपने आप को क्या कर रही है, चेंज, किसके अकॉर्डिंग। तो ये लिख रहा है कॉमा, where fittest are not the largest organization। देखो आ गया, फिट का मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं, where fittest are not the largest organization but those organization who can change successfully as per the change in environment, who can change successfully as per the change in the environment। अब इस लाइन के अंदर तुम 3 वर्ड को अंडरलाइन करो। पहला वर्ड अंडरलाइन करो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दूसरा अंडरलाइन करो, किसने बोली ये लाइन, चार्ल्स डार्विन। और तीसरा पॉइंट यहां पे अंडरलाइन करो, चेंज, दैट इज चेंज एज पर द चेंज इन एनवायरमेंट। इसका मतलब याद रखना, एक ही प्रिंसिपल है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन या फिट ऑर्गेनाइजेशन का। वो प्रिंसिपल क्या है भाई, अरे एक ही प्रिंसिपल है। कौन सा प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के मैं ये कह सकता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, जो अपने आप को क्या करती है, चेंज। मैं ये कह सकता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिट है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, चार्ल्स डार्विन कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को चेंज करती है उसको फिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, नाम सुना है तुम लोगों ने एक कंपनी का, कंपनी नेम इज कोडैक। किसी ने सुना नाम, ऋषभ, कोडैक का नाम सुना? क्या बनाती थी, अरे क्या बनाती, तुम लोगों ने नाम नहीं सुना क्या? कोटैक है वो, कोटैक महिंद्रा नहीं बोल रहा, कोडैक बोल रहा हूं। नहीं सुना, सुनो, तुम लोगों को पता होगा मार्केट में क्या आते हैं, कैमरा आते थे। क्या आज के डेट में कैमरा बिकते हैं? कैमरा, फोन वाले कैमरे की बात नहीं कर रहा, कैमरा जो हम लोगों के पास कैमरा होते थे जिससे हम फोटो क्लिक करते थे। कब? जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे उतने स्ट्रॉन्ग कैमरे वाले। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, मार्केट में जब कैमरे आते थे
कैमरे के अंदर ना पहले क्या रखती थी बेटा, पहले लगती थी रील। रील का मतलब एक छोटी सी रील होती थी, तुम लोगों ने देखा भी होगा फोटोग्राफर या मूवीज के अंदर वो इस तरीके से पानी में डाल के वो इस तरीके से एक फोटो निकालता है। फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा आते थे, कैमरा में क्या लगती थी बेटा पहले, रील्स। रील्स की एक कैपेसिटी होती थी कि फॉर एग्जांपल आपने जो रील खरीदी, जो आपने अपने कैमरा में लगाई, उस रील के थ्रू आप 30 फोटो ही क्लिक कर पाएंगे। आफ्टर 30 फोटो आपकी रील क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, आपको नई रील क्या करनी पड़ेगी, परचेज। अब मुझे बताओ ये जो रील थी ना, ये रील कौन बनाता था, कोडैक। कोडैक के मार्केट में कैमरा भी आते थे और कोडैक की मार्केट में क्या आती थी, रील्स आती थी। प्रॉब्लम क्या है, अब ध्यान तो सुनो, तुम 30 रील दैट इज 30 फोटो क्लिक कर दी, तुम्हारी रील क्या हो गई, खत्म। तुम्हें क्या परचेज करनी पड़ेगी, न्यू रील। अब मुझे बताओ, कस्टमर को लगता था भाई ऐसे कैमरे मार्केट में आने चाहिए जिसमें हमारे को ये रील वाला झंझट ना हो। तो मुझे बताओ ऐसे कैमरे मार्केट में आने चाहिए जिसमें हमें क्या ना लगानी पड़े बेटा, रील। हम फोटो क्लिक करते रहे, उसमें क्या होना चाहिए, एक मेमोरी कार्ड होना चाहिए। उस मेमोरी कार्ड में हमारी फोटो चली जाए, हम उस कैमरे को किसके साथ कनेक्ट करें, अपने कंप्यूटर के साथ, और सारे के सारे फोटो को क्या कर लें, ट्रांसफर कर लें। मेमोरी कार्ड क्या हो जाए खाली, हम और फोटो क्या कर लें, क्लिक। कोडैक ने अपने आप को चेंज ही नहीं करा। मार्केट में कस्टमर की डिमांड थी, भाई हमें ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें क्या ना लगे, रील ना लगे। हमारे को ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें मेमोरी कार्ड आ जाए। ये रील का झंझट हमारे बस की नहीं है। अब मुझे सोच के बताओ, कोडैक को अपने आप को चेंज करना चाहिए था, आंसर यस या नो। एक टाइम ऐसा था कोडैक सबसे ज्यादा बिकता था, लेकिन कोडैक ने अपने आप को क्या नहीं किया, चेंज। और आज की डेट में यह हो चुका है कि कोडैक कंपनी का नामो निशान खत्म हो चुका है। जैसे तुम लोगों को एग्जांपल दिया मैंने किस चीज का, नोकिया का, वैसे यही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर लिखा है। अब तुम जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो तुम देखोगे एग्जांपल के अंदर कंपनी नोकिया लिखी है, नोकिया तो समझ आ जाती है, लेकिन ये जो कंपनी कोडैक लिखी है, ये कोडैक समझ नहीं आती क्या बनाती है। तो कोडैक एक कंपनी थी जो क्या बनाती थी, कैमरा, और कैमरे के अंदर क्या लगती थी, रील। रील की एक क्या होती थी, कैपेसिटी। 30 फोटो रील के अंदर स्टोर होंगी, आफ्टर दैट यू हैव टू व्हाट, परचेज अ न्यू रील। ठीक है। अब मुझे बताओ कस्टमर कितनी फोटो क्लिक करता है एक दिन में, उसको कितनी रील्स चाहिए थी। ऐसी चीज कस्टमर को पसंद नहीं थी। कस्टमर चाहता था कि मार्केट में कैमरा है जिसमें क्या लगे, मेमोरी कार्ड, हमें बार बार ये रील का झंझट ना हो। कोडैक ने अपने आप को क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया, और आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि ये कंपनी मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, घुमा के दे देगा क्वेश्चन, नोकिया एज पर अकॉर्डिंग टू फोन सर्वाइव कर पाई या स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाएगी, नहीं। कोडैक एज पर रील या कोडैक एज पर कैमरा क्या स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाएगी, आंसर इज नो। आई होप क्लियर है। तुम्हें इस स्टेटमेंट जो तुम्हें लिखवाई है इनमें 2-3 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लिख लो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखवाई है ना फिटेस्ट वाली, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल नोकिया कॉमा कोडैक, नोकिया कॉमा कोडैक एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक। अब इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन डालो, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर। अब हम एक एक करके बेनिफिट्स पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। अब मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट से पहले ये स्टेटमेंट क्यों आपको समझानी पड़ी, क्योंकि आपके मॉड्यूल में गिवन है और इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने आपको 2 चीज बताई हैं, तुम बस एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें बेनिफिट्स पढ़ने हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तुम अपने दिमाग में 2 चीज रखोगे, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है उनको, क्यों, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अपने आप को सरवाइव करवाना है और क्या दिलवाना है, सक्सेस की जगह वर्ड क्या यूज कर सकते हो, ग्रोथ। अब सुनो, बस इन 2 वर्ड को दिमाग में रखना। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है, मुझे एक बात सोच के बताओ। मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, स्ट्रैटेजी कैसी होती है, ओनली प्रोएक्टिव, ओनली रिएक्टिव या ब्लेंड ऑफ बोथ, ब्लेंड ऑफ बोथ। आप ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करो तो मुझे बस इतना सोच के बताओ, प्रोएक्टिव होना बढ़िया है या रिएक्टिव होना बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया कौन है, प्रोएक्टिव। तो अगर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करते हो, सुन लो, अगर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करते हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वापस, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें कितने स्टेप्स थे? 5। पहले क्या क्या करोगे? विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर उसको क्या करोगे? इंप्लीमेंट, और क्या करोगे? इवैल्यूएट। उसके बाद क्या लोगे? करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। अब सुनो, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीजों के बारे में सोचेगी, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बन जाएगी? ज्यादा क्या बन जाएगी? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कह रहा, सुनो, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो तुम नई नई चीजों के बारे में सोचोगे, और अगर तुम नई नई चीजों के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बनेगी? प्रोएक्टिव एज कंपेयर टू रिएक्टिव। तो मुझे बताओ, पहला बेनिफिट, अगर तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो अपने बिजनेस में तो तुम्हारा बिजनेस नई नई चीजों के बारे में सोचेगा। नई नई चीजों के बारे में सोचेगा तो तुम्हारा बिजनेस क्या बन जाएगा? ज्यादा क्या बन जाएगा? प्रोएक्टिव एज कंपेयर टू रिएक्टिव। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। इसी से सेकंड बेनिफिट निकल के आता है, अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गया? प्रोएक्टिव, तो सबसे पहले तुम मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करोगे। जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करेगी तो सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ जाएंगे तो तुम किसको मार्केट से बाहर कर दोगे? कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर कर दोगे, जिससे तुम क्या गेन कर जाओगे? बेटा क्या गेन कर जाओगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड बेनिफिट, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या गेन कर जाएगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहले दो बेनिफिट बिल्कुल सिंपल, सोच के देखो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो तुम नई नई चीजों के बारे में सोच रहे हो, हां या ना? जब तुम नई नई चीजों के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बनेगी? प्रोएक्टिव एज कंपेयर टू रिएक्टिव। अब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई प्रोएक्टिव, तो तुमने मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च कर दी। जब नई चीज मार्केट में तुमने कोई लॉन्च कर दी तो सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ गए। जब सारे कस्टमर तुम्हारे पास आ गए तो इनडायरेक्टली तुमने मार्केट से किसे भगा दिया? कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट परफॉर्म कर दिया। जब मार्केट से कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर दिया तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या गेन कर गई? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दो एडवांटेज बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में है। आगे समझ, दोनों रटना नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, एमसीक्यू है इन पे। तो पहला बेनिफिट, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है, पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बनेगी? एज कंपेयर टू रिएक्टिव। अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बन गई तो तुम्हारे पास ज्यादा कौन आएंगे? कस्टमर आएंगे, जिससे तुम अपने मार्केट से किसको बाहर कर दोगे? कॉम्पिटिटर को बाहर कर दोगे, जिससे तुम क्या गेन कर जाओगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है? पहले दो दो करके समझते रहो, लिखते रहो। लिखो, तो मैंने तुम्हारे को जो स्टेटमेंट लिखवाई है उसके अंदर ही पहला, द मेजर बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर, फर्स्ट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन। Strategic management helps organization to be more proactive. To be more proactive. To be more proactive instead of reactive. To be more proactive instead of reactive. Instead of reactive. क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, तुम क्या गेन कर जाओगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सेकंड बेनिफिट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Strategic management helps organization to gain competitive advantage. That is, what is the meaning of competitive advantage? That is to outperform competitor. That is to outperform competitors from the market. That is to outperform competitors from the market.
क्लियर है? अब आते हैं अगले दो, अब अगले दो बेनिफिट पे आते हैं। अगले दो बेनिफिट सुन लो जरा क्या है। अगले दो बेनिफिट ये क्या कहता है, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो मुझे सोच के बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है, तो तुम मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम क्या बनाओगे इस प्रोसेस के अंदर? स्ट्रैटेजी बनाओगे, बनाने के बाद उनको क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद उनको क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे, और इवैल्यूएशन के टाइम पे तुम्हें लगा कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं बनी, तो स्ट्रैटेजी में क्या करोगे? करेक्टिव एडजस्टमेंट, यही तो करोगे। अब सुनो, तुम ये काम कर रहे हो, तुमने स्ट्रैटेजी बनाई, बनाने के बाद क्या करी? इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करी? चेक करने के बाद तुम्हें लगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो स्ट्रैटेजी के अंदर तुमने क्या करे? एडजस्टमेंट करे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ, अब लाइन को समझ लेना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल। इसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल सा मतलब है, अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, तो ये प्रोसेस तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को गलती करने से बचाएगा। वापस सुन लो, मुझे बस इतना बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो सारा काम सोच समझ के करोगे, हां या ना? जब सारा काम सोच समझ के बिल्कुल प्लानिंग से करोगे तो गलती के चांसेस ज्यादा होंगे, कम। तो सुनो क्या लिख रहा है, ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से कैसा काम करता है? ये एक तरीके से काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स का मतलब होता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें गलती करने से ये प्रोसेस बचाता है। अब मुझे बताओ, इंडिया का डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? हमारे देश का डिफेंस क्या करता है? हमारे देश को टेररिस्ट अटैक से बचाता है, रोकता है, यस या नो? तो ये प्रोसेस अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है तो क्या तुम गलती करने से बचोगे, यस या नो? इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा काम करता है? डिफेंस की तरह काम करता है, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने से बचाता है? एरर्स। लेकिन एरर्स को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं? पिटफॉल्स मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को गिरने से बचाता है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कब गिरेगी? जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? गलतियां करेगी। जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन गलती कर ही नहीं रही, ठीक है, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन गलतियां कर नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस ने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को गलती करने से क्या करा? बचाया। जैसे डिफेंस हमारे देश को बचाता है किससे? टेररिस्ट अटैक से, वैसे ये प्रोसेस हमारे बिजनेस को बचाता है किससे? पिटफॉल से। इसलिए वर्ड देखो क्या लिखा है यहां, डिफेंस मैकेनिज्म मींस ये एक तरीके से डिफेंस की तरह काम करता है हमारे बिजनेस के लिए, और हमारे बिजनेस को गलतियां करने से क्या करता है? बचाता है। यहां पे गलती को क्या लिख दिया? पिटफॉल्स। क्लियर है? एरर्स लिख दोगे आंसर गलत हो जाएगा, एरर्स की जगह वर्ड क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पिटफॉल्स। आप सुनो, मुझे एक बस इतना सोच के बताओ, फोर्थ इससे लिंक है, तुम्हारी गलतियां कम हो गई, तुम्हारी गलतियां कम हो गई, इसका मतलब तुम जो डिसीजंस ले रहे हो वो डिसीजंस कैसे ले रहे हो? सही ले रहे हो, गलत? सोचो ना, तुम्हारी गलतियां क्या हो गई? कम। इसका मतलब तुम्हारे डिसीजंस कैसे हो गए? इंप्रूव हो गए, यस या नो? और ये डिसीजंस इंप्रूव कैसे हुए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। तो पॉइंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा काम करता है? एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। मींस जो भी तुम डिसीजंस लोगे इस दायरे में रह के लोगे, और दायरे को क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। तो तुम्हारे डिसीजंस क्या हो जाएंगे? इंप्रूव। मुझे बताओ लिंक है या नहीं है? एक मिनट, तुमने सारे डिसीजंस कैसे लिए? इस प्रोसेस के अंदर रह के, तो तुम्हारे डिसीजंस कैसे हुए? इंप्रूव। अब मुझे बताओ, जब डिसीजंस बढ़िया हो रहे हैं इसका मतलब एरर के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम। तो यही प्रोसेस तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा काम करता है? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को किससे बचा रहा है? पिटफॉल से, एरर करने से बचा रहा है। आई होप दोनों क्लियर है। वापस 4 बेनिफिट। पहला बेनिफिट, दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। सेकंड, अगर ज्यादा प्रोएक्टिव बन गए तो क्या गेन कर गए? टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिल्कुल सिंपल। तीसरा पॉइंट,
This process act as a corporate defense mechanism against pitfalls. चौथा, strategic management provide what? Framework that helps organization to improve what? Decisions. याद रखना, फ्रेमवर्क के साथ वर्ड क्या आता है? डिसीजंस. डिसीजंस बढ़िया हो गए, इसका मतलब एरर के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए. तो पिटफॉल्स के साथ वर्ड आएगा डिफेंस मैकेनिज्म, और डिसीजंस के साथ वर्ड क्या आएगा? फ्रेमवर्क. दिमाग में रखना, क्योंकि ये ना पॉइंट्स ऐसे हैं थ्योरी के जो याद नहीं होते. क्लियर है यहां तक? बोलो, लिखो थर्ड. दो और हैं बेनिफिट. थर्ड लिखो पहले. थर्ड लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क for all the major decisions, for all the major decisions, for all the major decisions of an enterprise. किसी भी तरीके का डिसीजन है, तुम उन डिसीजंस के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे. एक तरीके से इसी दायरे में रह के डिसीजंस लोगे, और दायरे को क्या बोल रहे हैं? फ्रेमवर्क. फोटो देखिए, अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो फ्रेम के अंदर अंदर रहती है ना. फोटो फ्रेम के अंदर रहती है ना, तो तुम्हारे डिसीजंस किसके अंदर रह के लोगे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर. तो ये एक तरीके का क्या है? फ्रेमवर्क है, जो तुम्हारे को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है सारे डिसीजंस में. तो ये लिखा है तुमने, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज. और ये प्रोसेस कैसा काम कर रहा है? एक वर्ड, कैसा काम कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को किससे बचा रहा है? किससे बचा रहा है? पिटफॉल्स से. पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है? तो लिखो नेक्स्ट, फोर्थ लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट serve as a corporate defense mechanism against errors, mistakes and pitfalls. इसका मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को गलतियां करने से, मिस्टेक, एरर्स और पिटफॉल से यह प्रोसेस बचाता है. क्लियर है सबको? चारों बोलो. पहला पॉइंट वापस रिकॉल करोगे, याद हो जाएगा. पहला पॉइंट, दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव. सेकंड, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. थर्ड वन, एक मिनट, इट प्रोवाइड्स व्हाट? फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस. नेक्स्ट वन, इट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एरर्स, मिस्टेक्स, पिटफॉल्स. अब मुझे बताओ, सोच के बताना. फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, फिफ्थ लिंक है. मुझे बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टेक्स ज्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज्यादा? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस बढ़िया हो रहे हैं, गलत? सोचो. एक तो मिस्टेक्स क्या हो रही हैं? कम. डिसीजंस क्या हो रहे हैं? बढ़िया. किसकी वजह से हो रहे हैं? इस प्रोसेस की वजह से हो रहे हैं. अब सोच के देखो, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा समय तक मार्केट में बनी रहेगी, यस या नो? इसका मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या गेन कर जाएगी? लॉन्जिटिविटी. लॉन्जिटिविटी का मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या कर पाएगी? सर्वाइव. और अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर गई, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? सक्सेस. अनदर बेनिफिट लिंक हो रहा है. मिस्टेक्स क्या होंगे? कम. डिसीजंस क्या होंगे? इंप्रूव. जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या कर पाएगी? सर्वाइव. लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव को एक वर्ड बोलते हैं, लॉन्जिटिविटी. अब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या कर गई? सर्वाइव. तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला? सक्सेस. दैट इज अनदर बेनिफिट, फिफ्थ वन. क्लियर है? लिखो. फिर एक बेनिफिट और बचेगा लास्ट. फिफ्थ लिखो, इंपॉर्टेंट है ये बेनिफिट. लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस लॉन्जिविटी. इन्होंने लॉन्जिटिविटी की जगह लॉन्जिविटी कर दिया.
याद रखना, लॉन्जिविटी की जगह लॉन्जिटिविटी की जगह लॉन्जिविटी कर दिया। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एनहेंस लॉन्जिविटी ऑफ बिजनेस। That is organizations survive in long run. That is organizations survive in long run. That is organizations survive in long run. अब लास्ट आ रहा हूं, सिक्स्थ लास्ट बेनिफिट है। यहां तक क्लियर है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं बेटा तुम लोग? सबसे पहला बेनिफिट क्या है बिना सोचे, दैट इज बिना देखे? इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। दूसरा, अगर प्रोएक्टिव बन गए तो क्या गेन कर गए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस बढ़िया हो गए। इसका मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कम हो रहे हैं? एरर्स, मिस्टेक्स, पिटफॉल्स। इसका मतलब ये कैसा काम करता है? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स, एरर्स, पिटफॉल्स। जब एरर कम हो गई, डिसीजंस बढ़िया हो गए, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेगी? लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या करेगी? सर्वाइव। इसका मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करने में हेल्प करता है? लॉन्जिविटी। क्लियर है? लास्ट आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सुन लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को, सुन लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखाता है? एक डायरेक्शन। सर क्या मतलब? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना है। सुन लो, एग्जांपल से समझा रहा हूं इस पॉइंट को। ये प्रोसेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो ये प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखाता है? डायरेक्शन मतलब फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है। इस प्रोसेस की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता चल जाएगा फ्यूचर व्हाट डायरेक्शन। और अगर हमें फ्यूचर की डायरेक्शन पता चल गई तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कराएंगे? मूव कराएंगे। यस या नो? एग्जांपल सुनो जरा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है नोकिया हटा देता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सैमसंग। आप सुन लो जरा ध्यान से कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सैमसंग। अब मैंने क्या करा? मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो किया। सुन लो ध्यान से, अगर मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं? क्या बनाऊंगा? स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम एनवायरनमेंट को ध्यान रखूंगा, हां या ना? आप ध्यान से सुनो, ये कंपनी थी, ये कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही थी और स्ट्रैटेजी बना रही थी। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम इस कंपनी ने एनवायरनमेंट को ध्यान रखा। इस कंपनी को दिखा एनवायरनमेंट मतलब क्या? एग्जांपल ले रहा हूं, कैसा एनवायरनमेंट है? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इस कंपनी को लगा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज। कस्टमर क्या मांग रहा है? कस्टमर मांग रहा है क्या? स्मार्टफोन मांग रहा है कस्टमर। अब मुझे बताओ, ये कंपनी अभी तक क्या बनाती थी? कीपैड वाले फोन। इस कंपनी ने एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो किया और स्ट्रैटेजी बनानी स्टार्ट करी। जब स्ट्रैटेजी बना रही थी ये कंपनी, तो इस कंपनी ने क्या देखा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या हो रहा था? चेंज। एनवायरनमेंट क्या मांग रहा था? स्मार्टफोन। इस कंपनी को लगा फ्यूचर में क्या लॉन्च करने की जरूरत है। इसका मतलब मुझे बताओ, इस कंपनी को पता चल गया ना आज क्या कि फ्यूचर में हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सोच के बताओ, ये कंपनी फ्यूचर में कीपैड वाले फोन ज्यादा बनाएगी या स्मार्टफोन ज्यादा बनाएगी? क्यों बनाएगी? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और इस कंपनी ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की हेल्प से क्या पता कर लिया? फ्यूचर डायरेक्शन। और ये कंपनी अब फ्यूचर में उसी डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। तो सोच के देखो मैंने क्या लिखा है। ये जो प्रोसेस है ये हर बिजनेस को क्या बताता है? फ्यूचर डायरेक्शन। और जब हमें फ्यूचर की डायरेक्शन पता चल गई तो हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। यस या नो? दैट इज अनदर बेनिफिट। तो ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बता रहा है? फ्यूचर डायरेक्शन। मुझे सोच के बताओ, ध्यान से सुनो। मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मार्केट में पब्लिक की डिमांड थी कि पब्लिक को क्या चाहिए? ईवी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। क्योंकि पब्लिक को लगता है क्या बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है? पेट्रोल।
ये सबसे पहले किसने भांप लिया? ओला ने। ओला ने ये भांप लिया कि पब्लिक की डिमांड क्या है। भैया पेट्रोल महंगा है, पब्लिक की डिमांड है, हमें क्या चाहिए? ईवी। तो सोचो, ओला तो सिर्फ क्या कैब वाली फैसिलिटी देता था ना, ओला ने क्या लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए थे? क्या लॉन्च कर दिए? ईवी लॉन्च कर दिए, टू व्हीलर। अपने ईवी टू व्हीलर लॉन्च कर दिए। इसका मतलब आज से बैक चलो 3 साल पहले, 3-4 साल पहले ओला ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? एनवायरमेंट एनालिसिस। और ओला को लगा पब्लिक की डिमांड क्या है, कि पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो ओला ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दिया? ईवी की डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दिया। और फ्यूचर में क्या लॉन्च कर दिए? ईवी, टू व्हीलर, और वो बिकने स्टार्ट हो गए। तो मुझे सोच के बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हमें क्या पता चलती है? फ्यूचर डायरेक्शन, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसी डायरेक्शन में क्या कराते हैं? मूव कराते हैं। क्लियर है? दैट इज अनदर लास्ट बेनिफिट, दैट इज, लिखो, इंपॉर्टेंट है ये बेनिफिट, ये समझ नहीं आता पॉइंट क्या लिखा है। लिखो, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन, गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी। Strategic management gives direction to the company to move ahead, to move ahead in future, to move ahead in future. अब मुझे बताओ, तुम फ्यूचर को ध्यान में रख के तो मूव कर रहे हो, हां या ना? एक बार बताओ। अच्छा एक मिनट, मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया ओला। ओला को क्या दिखा? फ्यूचर किस पे है? फ्यूचर किस पे है? ईवी। तो ओला ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसके अकॉर्डिंग मूव कराना स्टार्ट कर दिया? ईवी के अकॉर्डिंग। तो मुझे बताओ, क्या ओला आसानी से फेस कर सकता है फ्यूचर को? यस या नो? बस इतना बता दो। फ्यूचर में पब्लिक क्या मांगेगी? ईवी। ओला ने ऑलरेडी पहले से क्या बना के रख दिए? ईवी। तो फ्यूचर को आसानी से ओला क्या कर पाएगी? फेस कर पाएगी? यस या नो? तो मुझे सोच के बताओ, फ्यूचर में पब्लिक मांगेगी ईवी, ओला पहले से रेडी है? ओला एकदम क्या लॉन्च कर देगा? ईवी। और जो कर दिया, तो मुझे बताओ, ओला सबसे पहले जब ईवी लॉन्च करेगा तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ज्यादा प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव बनते वो किसको मार्केट से हटा देगा? अपने कॉम्पिटिटर को। तो क्या गेन कर जाएगा? अब थॉट लगाओ, सारी चीजें लिंक हो गई। मुझे एक बार बताओ, ओला ने क्या क्या पता कर लिया? फ्यूचर डायरेक्शन, जिसकी वजह से ओला पहले से क्या है? प्रिपेयर है। अब मुझे बताओ, जब ओला पहले से प्रिपेयर है तो ओला फ्यूचर को आसानी से क्या कर पाएगा? फेस। क्लियर है? इसी पॉइंट में ऐड करना है। मैंने तुम्हारे को जो पॉइंट लिखवाया, क्या लिखवाया सुन लो। तुमने पॉइंट लिखा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, फुल स्टॉप। आगे लिखो, आगे लिखो, इसी के आगे, दैट इज strategic management, that is strategic management prepare organization, that is strategic management prepare organization to face the future, to face the future, that is strategic management prepare organization to face the future for various opportunities, to face the future for various opportunities. आ गई लाइन समझ? मुझे बताओ, तुम पहले से क्या करके रख रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? प्रिपेयर, कि फ्यूचर की क्या अपॉर्चुनिटी है? ईवी। हम पहले से प्रिपेयर हैं, जैसी पब्लिक, जैसी गवर्नमेंट क्या देगा अप्रूवल, हम इमीडिएटली मार्केट में क्या लॉन्च कर देंगे? ईवी। मुझे बताओ, जैसे ही लॉन्च कर दोगे तो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कर लिया तुमने? ग्रैब। सारे कॉम्पिटिटर को क्या कर दिया? आउट परफॉर्म। दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है। एमसीक्यू तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे इस पे ही गिवन है। अब वापस बिना देखे रिकॉल करो, तुमने पहला बेनिफिट क्या पढ़ा?
इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। दूसरा, प्रोएक्टिव बन गए तो क्या गेन कर गए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजन बढ़िया हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कम हो रही है? पिटफॉल्स। इसका मतलब कैसा काम हो रहा है? इट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स, एरर्स, पिटफॉल्स। इसके बाद अगले दो, क्या गेन करोगे लॉन्ग टाइम तक? लॉन्जिविटी। दैट इज, ये जो प्रोसेस है ये आपको लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या करवाएगा? सर्वाइव। अब इस प्रोसेस से तुम्हें एक चीज और दिख रही है, फ्यूचर में तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिस डायरेक्शन में तुम फ्यूचर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जा रहे हो, इसका मतलब तुम इजीली फ्यूचर को क्या कर पाओगे? फेस। फ्यूचर की सारी अपॉर्चुनिटी को क्या कर लोगे? ग्रैब। आई होप क्लियर है सबको बेनिफिट्स। अब हेडिंग डाल लो लिमिटेशंस। 4 लिमिटेशंस हैं, लेकिन 2 पढ़ा रहा हूं आज के लिए, 2 आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। 2 बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूं। हेडिंग डाल लो लिमिटेशंस। तुमने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत सिंपल लिमिटेशंस हैं, 2। पहली 2 इसलिए पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल 5-5 मिनट की हैं। सबसे पहला पॉइंट, तुम मुझे बताओ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, ठीक है? सोच के बताओ, इस प्रोसेस में टाइम कम लगेगा ज्यादा? सोच के बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें तुम क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे। बनाते टाइम किसको एनालाइज करोगे? एनवायरमेंट। दूसरी बात, बनाने के बाद उसको क्या करोगे? इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट के बाद उसको क्या करोगे? इवैल्यूएट। और अगर तुम्हें लगता है क्या करने की जरूरत है? एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट करोगे। सोच के बताओ, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है? है या नहीं है? तो पहला लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई टाइम बहुत ज्यादा लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लिमिटेशन बता रखी है। अभी मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा, पॉइंट समझो। पहली लिमिटेशन क्या है? इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब मुझे बताओ, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा? टाइम। जिसकी वजह से तुम्हारे डेली, जो तुम डेली काम करते हो, डे टू डे काम भी तो कर रहे होगे, उस डेली काम पे बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा? इंपैक्ट। हां या ना? दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। बिल्कुल सिंपल। कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से तुम्हारे डेली रूटीन क्या हो जाएगा? इंपैक्ट। सोचो, तुम डेली कंपनी के अंदर आते हो 8 घंटे के लिए, ठीक है? 8 घंटे तो जो तुम्हारा काम है वो करते हो, साथ साथ तुम्हारे को इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट देना है अपना। स्ट्रैटेजी बनाने में, एनवायरमेंट एनालिसिस करने में भी अपना इन्वॉल्वमेंट देना है। सोचो, 8 घंटे आते हो कंपनी में, 4 घंटे तुम डेली काम कर रहे हो और 4 घंटे इस प्रोसेस में अपना योगदान दे रहे हो। तुम मुझे बताओ, तुम्हें डेली काम कितने घंटे करना था? 8 घंटे। कितना कर पा रहे हो? तो तुम्हारा डेली रूटीन पे इंपैक्ट आ रहा है, यस या नो? दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन, जिसको क्या बोल रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकंड लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो, चलो जी कर रहे हैं, तो सोच के देखो, तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसको हायर करना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को। क्योंकि भाई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुम्हें एक्सपर्ट्स चाहिए, मार्केट एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। तो सोचो, इस प्रोसेस में तुम्हें किसको हायर करना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को हायर करोगे तो इनको क्या देनी पड़ेगी? फीस देनी पड़ेगी, और छोटी फीस, मोटी फीस। इसका मतलब कैसा प्रोसेस है? कॉस्टली या इनएक्सपेंसिव? अनदर लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि तुम्हें किसको हायर करना पड़ रहा है? एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ रहा है, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बर्डन है। समझ आ रहा है पॉइंट मैंने क्या बोला? पहले 2 लिमिटेशन। पहला, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा, कॉस्टली, तुम्हें किसको हायर करना पड़ रहा है? एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ रहा है, उनको क्या देनी पड़ रही है? फीस, जिसकी वजह से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? फाइनेंस का बर्डन आ गया। दोनों लिमिटेशन बिल्कुल सिंपल है। अब सुनो, तुम्हारे को मैंने इससे पहले, मैं तुम्हारे को अभी और 2 लिमिटेशन है जो अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अभी अपडेट करा रहा हूं। मेरा बस तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन है,
तुमने क्या पढ़ी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? लिमिटेशंस पढ़ रहे हो। लिमिटेशन से पहले तुमने क्या पढ़े? सर मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस होने के बावजूद भी हर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस फॉलो करती है, क्यों? सही है आंसर। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन तुमसे सिंपल सा है, तुम क्या पढ़ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हो? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे हो? लिमिटेशंस पढ़ रहे हो। मेरा क्वेश्चन है, लिमिटेशंस हैं इस प्रोसेस में, तब भी हर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस फॉलो क्यों करती है? हाँ सुन लो, क्या ज्यादा है इसके बेनिफिट्स, किसके कंपैरेटिवली? लिमिटेशंस। इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस क्या करती है? फॉलो करती है। ये तुम्हारे मॉड्यूल ने अलग से लिख रखा पॉइंट, जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, सिर्फ मैंने तुमसे बोला है। बहुत सारों के दिमाग में आता है सर इतने सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी हम इस प्रोसेस को फॉलो क्यों करते हैं? भाई लिमिटेशंस हैं, लेकिन ज्यादा क्या है? बेनिफिट्स। किसके कंपैरेटिवली? लिमिटेशंस के। इसी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस क्या करती है? फॉलो। क्लियर है? दो लिमिटेशंस जो समझाई इनको अपडेट कर लो, अगली दो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजिक लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिखो, फर्स्ट लिखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें अंदर एक दो पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ये हेड पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डैश डाल के लिखो, अब इसमें डैश डाल के लिखो, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in formulating, comma, implementing strategies. Organization spend a lot of time in formulating, comma, implementing strategies that may impact की जगह वर्ड impede भी लिख सकते हो, that may impact or impede, that may impact or impede daily operations, that may impact or impede daily operations। लाइन समझ आई? बोलो, इसके इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा क्या लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारे डेली जो ऑपरेशन है उन पे क्या आ रहा है? इंपैक्ट। भाई मुझे बताओ, तुम एक अपनी कंपनी में जाते हो, अपनी कंपनी में तुम्हें एक काम करते हो, कितनी देर लगती है? 8 घंटे। अब उस काम के साथ साथ तुम्हें इस प्रोसेस के अंदर क्या बनानी है? स्ट्रैटेजीज भी बनानी है। तो मुझे बताओ, जो तुम्हारा डेली काम 8 घंटे का है, उस पर इंपैक्ट आएगा? यस या नो? पक्का? अब नेक्स्ट लिखो, कैसा प्रोसेस है? कॉस्टली। तो हेडिंग दैट इज सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। सर कॉस्टली क्यों है? क्योंकि तुम्हें किनको हायर करना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को, जिसकी वजह से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल बर्डन। क्लियर है? तो इसके अंदर हेड पॉइंट बनाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। डैश डाल के लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड मतलब जोड़ रहा है, एड। Strategic management add a lot of expenses to an organization. Strategic management add a lot of expenses to an organization. That is, इसका मतलब बता रहा है कैसे ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे। That is experts और, या ऐसे लिखो, दैट इज एक्सपर्ट्स स्ट्रैटेजिक प्लानर। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, एक्सपर्ट्स को स्ट्रैटेजिक प्लानर भी बोलते हैं। दैट इज एक्सपर्ट्स स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, which can really costly for organization,
विच कैन रियली कॉस्टली फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अंडरलाइन कर लो एक चीज पे, एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, और उसमें सबसे पहले वाले में अंडरलाइन कर लो इंपीड डेली ऑपरेशंस। क्लियर है तुम्हें बेनिफिट्स और लिमिटेशंस? अभी तक तुमने कितनी लिमिटेशंस पढ़ी है बेटा? दो। पहली लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दूसरी लिमिटेशन कॉस्टली प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे क्या आएगा इंपैक्ट, और कॉस्टली प्रोसेस में तुम्हें किसको हायर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आ गया, फाइनेंशियल बर्डन आ गया। क्लियर है यहां तक? इससे आगे के लिमिटेशंस दो बची हैं जो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ लो।